ये नवनीत भसीन है। मनोज और पांडे का परिचय अश्विन ने एक लड़के से कराया जो सफेद एलएमएल स्कूटर से पीली कोठी के गेट पर अश्विन के साथ खड़ा था। उस नए लड़के के हाथ में कुछ नोट्स थे। चारों गुप्ता के कमरे में आ गए। गुप्ता पूजा करके निपटा था और भोजन करने की तैयारी कर रहा था। अश्विन ने कहा, ये नवनीत है, पीली कोठी में रहकर तैयारी करना चाहता है। गुप्ता उत्साहित होकर बोला, बहुत बढ़िया, पीली कोठी में पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। तुम्हें पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन में पूरी पीली कोठी में मेरा डंका बजता है। किसी को कोई भी समस्या आती है सब मुझसे ही पूछने आते हैं। क्यों अश्विन? गुप्ता ने नवनीत को नौसिखिया मानते हुए अपने आप को विषय विशेषज्ञ घोषित कर दिया और अश्विन से अपनी योग्यता की स्वीकृति चाही। अश्विन ने गुप्ता का भ्रम बनाए रखा। उसने कहा, पीली कोठी क्या, गुप्ता जी का तो पूरे ग्वालियर में डंका बजता है। गुप्ता के व्यक्तित्व को नवनीत ने चुनौती के रूप में लिया। नवनीत ने गुप्ता के साथ साथ पूरी पीली कोठी को जांचने का मन बना लिया। उसने अपने नोट्स निकाल लिए और एक प्रश्न इस समूह के सामने उछाल दिया। अच्छा चलिए बताइए, अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे। भारत सरकार से उनके किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समझौते हुए? यह पूरी पीली कोठी की परीक्षा का अवसर था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ गुप्ता को नवनीत के इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। इसीलिए प्रश्न सुनते ही उसे भूख लग गई। इस बार उसका डंका खामोश रहा। समय का सदुपयोग करते हुए गुप्ता किचन से अपने भोजन की प्लेट ले आया, जिसमें आलू की सब्जी और घी में डूबी 4 रोटियां रखी थी। गुप्ता के गांव में भैंस पली हुई थी, इसीलिए उसे घी की कोई कमी नहीं थी। औपचारिकतावश गुप्ता ने मेहमानों से भोजन के लिए पूछा, जिसे सभी मेहमानों ने शर्मवश मना कर दिया। गुप्ता ने अपने लिए केवल 4 रोटियां बनाई थीं। मेहमानों के मना करने पर उसने राहत की सांस ली। गुप्ता को नवनीत के पूछे गए प्रश्न के उत्तर का और छोर भी नहीं पता था, इसीलिए उसने खुद को इस परीक्षा से अलग ही मान लिया। गुप्ता विरक्त भाव से घी में डूबी रोटियां खा रहा था। नवनीत ने चुनौती की तरह अपना प्रश्न याद दिलाया। बताइए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना तो पता ही होना चाहिए। गुप्ता जी, आप तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ हैं ना, आपको तो पता होना चाहिए। नवनीत ने जब यह बात गुप्ता से पूछी तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में था। नवनीत की चुनौती के कारण गुप्ता रोटी चबाना भूल ही गया और बड़ी बड़ी आंखें करके उत्तर याद करने का सफल अभियान करने लगा। पर उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। फिर भी उत्तर याद करने का गुप्ता का अभिनय ऐसा था कि बस उत्तर उसकी जुबान पे आ ही रहा है, लेकिन मुंह में रोटी होने के कारण वो बोल नहीं पा रहा। नवनीत ने वहां बैठे अश्विन, मनोज और पांडे को ललकारा। आप लोगों में से किसी को पता है? किसी को उत्तर नहीं पता था। किसी को यह उम्मीद भी नहीं थी कि पहली बार मिलने वाला लड़का उनकी परीक्षा भी ले सकता है। अश्विन की पढ़ाई से भी जापानी प्रधानमंत्री के भारत आगमन की घटना छूट गई थी। अश्विन भी चुप रहा, पर नवनीत कट्टर था। उसने सभी परीक्षार्थियों को पराजित देखते हुए विषय नहीं बदला, पर उसने दया करते हुए प्रश्न को थोड़ा सरल कर दिया। नवनीत ने कहा, चलिए नाम ही बता दीजिए जापानी प्रधानमंत्री का। नवनीत की नज़र में सरल प्रश्न शेष लोगों की नज़र में जटिल ही बना रहा। प्रश्न सुनकर लोगों के चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं आया। पहले प्रश्न जैसी स्थिति ही बनी रही। इस सरल प्रश्न का उत्तर भी चारों नहीं जानते थे। गुप्ता ने इस समय का बेहतर उपयोग किया और वह जूठे बर्तन मांजने चला गया। सभी ने नवनीत के सामने हथियार डाल दिए। नवनीत ने अपनी पढ़ाई युद्ध की तैयारी की तरह की थी। आज मौका पाते ही
वह सामने बैठे लड़कों को अपना दुश्मन मानते हुए वो उन पर टूट पड़ा था। आज नवनीत को लग रहा था कि उसने अपने हथियारों से अपने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट दिया है और उसके दुश्मन युद्ध भूमि में पड़े तड़प रहे हैं। विजयी मुस्कान लिए नवनीत ने अपने लहूलुहान दुश्मनों से कहा, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता, उनका नाम है जूनिकिरो कोइजुमी। वे नीला कोट और लाल टाई पहनकर भारत आए थे। नवनीत का उत्तर सुनकर सभी लोग अवाक रह गए। इतना सूक्ष्म अध्ययन कैसे कर सकता है कोई? सभी को नवनीत भयावह लगने लगा। मनोज और पांडे के पास इस पराजय के बाद एक दूसरे का चेहरा देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नवनीत अगले दिन अपना सामान ले आया और पीली कोठी में कमरा लेकर रहने लगा। नए साल के पहले दिन की उमंग ने मनोज को विचलित कर दिया। नए साल पर अगर वह श्रद्धा से बात नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? नए साल का बहाना उसके लिए एक अवसर था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। मनोज ने जब पांडे को अपना दर्द बताया तो योग्यता के प्यार में डूबे पांडे को उसके प्यार का दर्द सच्चा लगने लगा। पांडे की इच्छा मनोज की सहायता करने की होने लगी। उसने काफी देर तक कमरे में श्रद्धा का फोन नंबर ढूंढा पर फोन नंबर नहीं मिला। 15 मिनट मेहनत करने के बाद पांडे को भी नंबर नहीं मिला। उदार पांडे को मनोज का दुखी चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उसके उर्वर दिमाग ने एक तरकीब मनोज को बताई। मनोज, विकास सर की कोचिंग में जरूर होगा श्रद्धा के घर का नंबर। पांडे की तरकीब सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। मनोज और पांडे दृष्टि कोचिंग का नंबर लेकर एसटीडी पर चले गए। मनोज को दृष्टि कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम अच्छे से जानती थी। उसे लगा कि उसे कोचिंग से श्रद्धा का नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसने दृष्टि कोचिंग फोन लगाया। एक महिला की आवाज आई, नमस्कार, मैं दृष्टि कोचिंग से बोल रही हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मनोज ने आत्मविश्वास से कहा, नमस्कार मैडम, मैं मनोज ग्वालियर से बोल रहा हूँ, दृष्टि कोचिंग में ही पढ़ता था। मैम, मेरी मित्र श्रद्धा भी दृष्टि में ही पढ़ती थी, उसका फोन नंबर चाहिए था। मैडम मनोज के आत्म परिचय से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। मैडम ने उत्तर दिया, जी नहीं, हम किसी का फोन नंबर नहीं दे सकते। मनोज को लगा कि मैडम ने उसे पहचाना नहीं है। उसने मैडम को अपना परिचय फिर से याद दिलाया। आप वर्मा मैडम बोल रही हैं ना? मैं मनोज शर्मा बोल रहा हूँ, ग्वालियर से। महिला ने रूखे स्वर में मनोज को जवाब दिया, वर्मा मैडम आज कोचिंग नहीं आई, मैं राखी बोल रही हूँ। श्रद्धा का फोन नंबर लेने की मनोज की यह आखिरी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैडम, आप समझ नहीं रही हैं, श्रद्धा से बात करना बहुत ज़रूरी है। उनके आईएएस परीक्षा का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, इसी के बारे में उनको बताना है। मनोज ने अपने पुराने पर अब तक न भूले उपयोगी हथियार झूठ का उपयोग किया, पर आज उसका यह हथियार भी बेकार चला गया। उसकी बात पूरी होती उससे पहले दूसरी तरफ से अपने काम में परिपक्व महिला ने फोन काट दिया। उसने गुस्से में फिर से फोन लगाया। महिला ने फिर से फोन उठाया। मनोज को लगा कि विकास सर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, इसीलिए इस बार सीधे विकास सर से ही बात करेगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि विकास सर उसे निराश नहीं करेंगे। मनोज ने लड़की से कहा, आप मेरी विकास सर से बात कराइए, मैं उनका स्टूडेंट बोल रहा हूँ, मैंने इस बार आईएएस मेंस दिया है। मनोज को लगा कि मेंस का नाम सुनकर महिला उसे जरूर महत्व देगी और उसकी मांग पूरी करा देगी, लेकिन अप्रभावित लड़की ने यंत्रवत जवाब दिया, विकास सर छुट्टी मनाने राजस्थान गए हैं। यह सुनकर मनोज की आखिरी उम्मीद भी जाती रही। बात वहीं आ गई जहां से चली थी। सारी मेहनत बेकार गई। श्रद्धा का फोन नंबर नहीं मिला। प्यार की तलाश में असफल हुए मनोज का दुखी चेहरा देखकर पांडे भी दुखी हो गया।
मनोज के प्यार को मंजिल तक पहुंचाने को आतुर पांडे ने रास्ते में फिर एक नई सलाह मनोज को दे दी। मनोज, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। तुम्हें अल्मोड़ा की ओर कूच करना चाहिए। श्रद्धा को अपने दिल का हाल सुनाए बिना अब तुम नहीं रह पाओगे। ग्वालियर से अल्मोड़ा 1000 किलोमीटर है। मनोज कैसे जाएगा? फिर अल्मोड़ा में श्रद्धा से मिलेगा कैसे? क्या सीधे उसके घर चला जाएगा? उसके मम्मी पापा होंगे? क्या कहेगा श्रद्धा से? क्यों आया है? केवल फ़ोन नंबर लेने? मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे, अल्मोड़ा जाना आसान नहीं है। उसके मन में अल्मोड़ा के नाम से भय और घबराहट पैदा हो गई। मनोज को दुविधा में देखकर पांडे ने उसे समझाया, मनोज, प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते। नदी, नाले, पर्वत सब लांघ जाते हैं और तुम अल्मोड़ा तक नहीं जा पा रहे। है कितना दूर अल्मोड़ा? अभी निकलोगे तो सुबह पहुंच जाओगे। योगिता के प्यार में डूबे पांडे को अब दुनिया के सारे प्रेमी अपने हमदर्द नजर आ रहे थे, जिनकी मदद करने को वो उतावला हो रहा था। पांडे द्वारा कठिन यात्रा के सरलीकरण से मनोज को बल मिला। उत्साहित होकर मनोज अल्मोड़ा जाने के लिए तैयार हो गया। पांडे के पास हिंदी साहित्य के कुछ नोट्स पड़े हुए थे। पांडे ने कहा, मनोज, लो ये नोट्स रख लो। ये नोट्स श्रद्धा के घर में घुसने के लिए तुम्हारी मदद करेंगे। दुश्मन के एरिया में घुसने के लिए हथियार सौंपने की तरह पांडे ने मनोज को हिंदी के नोट्स दे दिए। पांडे ने 500 रुपये भी मनोज को दिए और कुछ पैसे मनोज के पास भी थे। पांडे मनोज को रेलवे स्टेशन छोड़ने आया। मनोज को छोड़ने के बाद पांडे ने एसटीडी से योगिता को फ़ोन लगाया और हंस हंस कर फ़ोन पर बात करता रहा। तो दोस्तों, ये था 12th फेल बाय अनुराग पाठक हिंदी ऑडियो बुक का पार्ट 20। कल फिर मिलूँगा आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।